हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में संभव बैच में हम अपनी क्लास करने वाले हैं, क्लास नंबर 9 सिविक्स हमारा चल रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शंस यानी कि चुनाव। बाकी जो प्रीवियस क्लासेस है उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट है उस पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज की सीरीज है उसको भी देख सकते हैं। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी फोस्टर एकेडमी पर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप किसी भी वीडियो की, अभी न्यू वीडियो की जो DSSB से रिलेटेड है, अगर आप जाकर चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको वहां पर जाकर सारे वीडियो लिंक मिल जाएंगे, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पूरा सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। और फॉर्म अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जो आपकी है नेक्स्ट मंथ मेरे ख्याल से 6 या 7 तारीख है ना, मार्च। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। सबसे पहला आपकी जो सिचुएशन है ये समझने की कोशिश करते हैं क्या है यहाँ पर, कि चुनाव जो है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र से रिलेट करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में लोकतंत्र के बारे में, चुनाव के बारे में खूब अच्छे से पढ़ा है। और बेसिकली लोकतंत्र क्या है, एक ऐसा शासन है जहाँ पर शासन जो है प्रॉपर तरीके से किसके लिए होता है, किसके द्वारा और किसके द्वारा चलाया जाता है, ये होता है प्रॉपर तरीके से जनता के द्वारा, ठीक है। जनता के लिए ही तो होता है और जनता का ही शासन होता है और जनता के द्वारा ही चलाया जाता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज है, तभी तो यहाँ पर इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो आप किसी भी चीज कहीं भी जाकर अगर आप चुनाव के बारे में पूछेंगे, कि किसी भी व्यक्ति से जनरली आप पूछेंगे चुनाव क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा चुनाव का मतलब उन्होंने बताया वोट देना। कि हाँ, चुनाव अभी आए तो थे इलेक्शंस, हमने वोट दिया था। वो आपसे इतनी बात बोलेंगे कि हमने वोट दिया था, उस पर्टिकुलर पार्टी को हमने वोट दिया था और देखो वो पार्टी जीत भी गई। तो इस तरीके से क्या है, चुनाव का मतलब लोगों का वोट से है। उनको इतने पूरे प्रोसेस में और पद्धति क्या है, इन सब चीजों से की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो जनरल सी चीजें उनको पता ही है। तो कितनी एक ऐसी चीज है जो इतनी ज्यादा आराम से लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है। और ये जो आपको राइट मिला हुआ है ना, कौन सा, राइट टू वोट, ये भी आपका एक अधिकार ही है, ये आपका पॉलिटिकल राइट है। इस पॉलिटिकल राइट को हासिल करने के लिए ना जाने कितने तो लोगों की मतलब हालत खराब तो बहुत ज्यादा ही हुई है। स्टार्टिंग में आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आपने पढ़ा होगा तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि वहां पर मनी होल्डर्स या प्रॉपर्टी होल्डर्स जो लोग थे वो भी मेल थे, उनको राइट्स मिले थे, ये राइट टू वोट। और उसके बाद भी एज लिमिट लगाई गई, फिर बहुत ज्यादा सफरेज मूवमेंट हुआ, उसमें महिलाओं ने बोला कि हमको भी तो इंसान समझो भाई, हमको भी राइट टू वोट दे दो, दिमाग हमारे अंदर भी है, हम भी सोच समझ सकते हैं कि किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं। तो ये सब चीजें चली, तो फिर उनको भी राइट टू वोट में शामिल किया गया, मतलब चुनाव करने का या फिर वोट देने का अधिकार उनको भी दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं सिटीजन है तो वोटिंग राइट भी हमारे पास होना चाहिए। तो इस चीज की अहमियत आगे चलकर पता चली। इंडिया जब आजाद हुआ तो इंडिया ने भी इस चीज को आगे अपनाया। तो राइट टू वोट इतनी मुश्किल से जब मिला है तो इसको सोच समझकर यूज करने की जरूरत है, मैं सभी से यही बात बोलूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्शंस, चुनाव, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि चुनाव के बारे में अगर लोग अवेयर नहीं होंगे तो देश ही तबाह हो जाएगा, है ना। सोशल मीडिया को अगर एक तरफ कर दें आप, वहां पे तो हर पक्ष के बारे में कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं, लेकिन आप, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर सोशल साइंस के टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो आपको तो काफी हद तक चीजों के बारे में पता है ही। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों चुनाव टॉपिक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि क्या क्या संविधान में नियम बने, क्या क्या अथॉरिटीज हैं, कि कौन क्या कर सकता है चुनाव में, तो वो सब चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि कहता है कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है। मतलब आपको इंपॉर्टेंस बताई जा रही है चुनाव की, कि अगर इलेक्शन नहीं होगा तो क्या उस कंट्री में लोकतंत्र रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर चुनाव होगा तभी तो लोकतंत्र है, नहीं तो लोकतांत्रिक शासन की जरूरत ही क्या है ना। अगर चुनाव ही नहीं कराना है तो फिर हम तो बने हुए ही हैं राजा, तो राजा को तो चुनाव की जरूरत ही नहीं है। तो लोगों का तंत्र है तो चुनाव ऑब्वियस सी बात है जरूरी है। लेकिन यहाँ पर फर्क, एक तरीके से आवश्यकता बताई जा रही है यहाँ पर, कि एक चुनाव का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है एक लोकतंत्र या फिर एक लोकतांत्रिक देश में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लोकतंत्र है प्रत्यक्ष तरीके से और अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे काम करता है। तो यहाँ पर, क्योंकि आपने काफी टाइम पहले भी सुना होगा, प्राचीन यूनानी नगर में यानी यूनान राज्य में क्योंकि कम जनसंख्या होती थी, तो उस वजह से जनता जो डिसीजन लेती थी वो एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जाते थे प्रत्यक्ष रूप से, यानी वहीं जाकर
हाथ उठाया जाता था ऊपर, रोजमर्रा के जो दैनिक जीवन के जो फैसले लेने होते थे उसके बारे में इस तरीके से उनको इन्वॉल्व किया जाता था और सरकार चलाने में भी भाग लेते थे वो लोग। और इसी को ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। सपोज एक छोटा एरिया है, छोटी जगह है और वहां पर आपको ये पूछना है कि इन दोनों में से मॉनिटर किसको बनाया जाए या फिर प्रेफरेंस बताए या फिर किसको मॉनिटर बनाया जाए, तो सब लोग हाथ खड़े कर देंगे और बता देंगे कि अच्छा इसको। तो आप तुरंत के तुरंत डिसीजन ले सकते हैं। अब इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी हैं, और लेकिन उससे पहले समझने की जरूरत है कि जब राजनीति की शुरुआत हो रही थी, स्टार्टिंग चल रही थी, तो वहां पर राजा ही थे मोस्टली हर जगह, क्योंकि राजा थे। लोगों ने कुछ गलत होता है तभी से सही निकल के आता है। जब आप कहीं ना कहीं फेलियर को फेस करते हो तभी आपको पता चलता है कि कमी कहाँ रही और उस कमी को आपको दूर करना है। तो यही हर चीज में, जिंदगी के हर फील्ड में ये चीज आपको मिलेगी। चाहे वो पढ़ाई ले लो, चाहे आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी लाइफ ले लो, आपको ये चीज दिखेगी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो आप वहां से सीखो और उस चीज को फिर आगे अप्लाई करो। तो यहाँ पे काफी एडवांटेजेस भी देखने को मिली, डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिली कि गुटबाजी चल रही है, मतलब ज्यादा लोग फायदा उठा रहे हैं और देखम देखिए एक दूसरे के हाथ खड़े कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, चलो चलो ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं प्रत्यक्ष तरीके से। तो इस तरीके से ये जो चीज है ये छोटे जनसंख्या वाले देश के लिए या फिर जगह के लिए इंपॉर्टेंट थी। लेकिन और हाँ, एक और तरीका, स्थानीय शासन में भी आप इस चीज को देख पाएंगे आज के टाइम में भी, किस तरीके से पूरा जो गांव है वो इन्वॉल्व होता है और पार्टिसिपेट करता है और डिसीजन भी लेता है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में क्योंकि जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा रहने लगी है, हमारे भारत की अगर बात करें तो काफी जनसंख्या है, वहां पर भी ये चीज अप्लाई नहीं हो सकती प्रत्यक्ष वाली, इसलिए अप्रत्यक्ष तरीका हमारे पास भी, हमने भी यही अपनाया है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए आम जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर इकट्ठी होकर सरकार के साथ डिसीजन नहीं ले सकती, कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को भेजकर वो सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है। और प्रतिनिधि कौन होता है? हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति, जिसको हमने क्या वोट देकर आगे भेजा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो प्रतिनिधि होता है ये हमारी आवाज होता है या फिर ये हमारे विचार होता है ये व्यक्ति, क्योंकि ये व्यक्ति वो होता है जिसकी पॉलिसी, जिसके कार्यक्रमों को हम सही समझते हैं अपने लिए और अपने देश के लिए, और फिर उसी को हम वोट देकर आगे सरकार बनाने के लिए भेजते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, दोबारा से देख लेते हैं। ये आपसे पूछा गया कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? नहीं जी, चुनाव कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी तो गलतियों का और अच्छाइयों का पता चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि बोलता है आपसे कि क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर चुनाव होता है, लेकिन वो देश क्या है? लोकतांत्रिक देश नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हम चीन की बात करें यानी चाइना की बात करें तो इसका एग्जांपल एक बहुत अच्छा है, कम्युनिस्ट पार्टी है। हालांकि लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनाव हो रहे हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअल लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं? नहीं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि गैर लोकतांत्रिक तरीके से भी चुनाव हो रहे हैं, वो भी देखने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उतना सही तरीके से नहीं होगा। अब कोई भी गवर्नमेंट है, सपोज चीन ही है या फिर कोई और गवर्नमेंट आ जाती है, उसका क्या कहना है कि हम जो है गैर लोकतांत्रिक देश है यानी शासक है, और वो अपने आप को लोकतांत्रिक प्रूव कराना चाह रहा है, इसलिए वो क्या करेगा? लोगों का वोट, राइट टू वोट उनको दिया हुआ है। अब वो राइट टू वोट तो उनको दिया हुआ है, लेकिन वो सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे लोग, क्योंकि सरकार वोट तो सेलेक्ट तो तभी करोगे ना जब आपके पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन वहां पे क्या कम्युनिस्ट पार्टी है, एक ही पार्टी है, तो वोट किसको दोगे आप? तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग और वो कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। तो इस तरीके की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फेयर इलेक्शन के एग्जांपल ये बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अगर फेयर इलेक्शन क्या होगा कि सभी को राइट टू वोट मिले, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, अमीर गरीब हो, सभी पार्टिसिपेट करें। और आज के टाइम में तो अगर आप देखो तो माइंड एकदम लोगों का ऐसे हुए जा रहा है कि बहुत सारे डिबेट वगैरह आप देखते होंगे, वहां पे क्या बिल्कुल बिना फैक्ट के बातें करे जा रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या बोले जा रहे हैं, कोई फैक्ट नहीं लगा रहे उसके पीछे, बस किसी चीज को सही प्रूव करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। तो थोड़ा सा ठहरने की जरूरत है, ये समझो आप कहाँ पे हो और आपको कहाँ पहुंचना है और आप देश की उन्नति के लिए चाहते क्या हो। ठीक है, तो जब इन चीजों की तरफ ध्यान जाएगा तो आपको सब कुछ ठीक ही नजर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके लिए सरकार ने क्या किया है? कुछ प्रावधान भी बनाए हैं, संशोधन भी किए हैं। ठीक है, यानी कि आप डायरेक्ट कह सकते हो कि जो संविधान है उसमें काफी सारी चीजें ऐसी मेंशन की गई हैं जिसके थ्रू जो इलेक्शंस हैं वो फेयर हो,
सही तरीके से हो और सबको पूरा पूरा अधिकार मिले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव क्या होता है एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे चुनाव यानी कि निर्वाचन कहते हैं। प्रतिनिधि वर्ड जो बहुत ज्यादा बार सुना है आपने, अब सुनने भी वाले हैं आगे पूरी क्लास में। इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में कहां पर, या तो पीएम पद के लिए या फिर सीएम पद के लिए जो भेजती है उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक है, संसद का मतलब यहाँ पर क्या है, विधायिका में संसद में हम भेज रहे हैं, यानी कि हम प्राइम मिनिस्टर के पद पर भेजना चाहते हैं। विधानसभा का मतलब है हम सीएम का जो ये स्टेट वाला जो इलेक्शन है उसमें भेजना चाहते हैं अपने प्रतिनिधि को। और संसद का मतलब होता है नेशनल लेवल पर। ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, आपका प्रतिनिधि कहते हैं, यानी ये व्यक्ति हमें रिप्रेजेंट करेगा। तो चुनाव और लोकतंत्र जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, आप अगर देखें चुनाव और लोकतंत्र, अगर किसी देश में लोकतंत्र ठीक तरीके से काम ना करे, ठीक है, तो वहां पर चुनाव ठीक तरीके से हो पाएगा नहीं। तो वही वाली बात है, तो लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है। तो चुनाव जो है, इलेक्शन जो है वो लोकतंत्र के बिना क्या है, महत्वहीन है। जैसे कि चुनाव का राइट हमें मिला है लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हो पा रहा है तो फिर उस चुनाव का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए कहा गया है कि वो महत्वहीन है। अब हम आगे कुछ देख लेते हैं चीजें, जैसे कि ये कौन मत देने के योग्य है। 5 क्वेश्चन है आपके पास कि जो नियम कानून है वो बनाए गए हैं वो किन सब चीजों को कंसीडर करके बनाए गए संविधान में, कि कौन मत देने योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के योग्य है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेगा और मतगणना कैसे होगी, और प्रतिनिधि जो है उनका चुनाव कैसे होगा। ऊपर के जो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन किस चीज की बात करते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की। ठीक है, यानी कौन मत देगा, कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव की देखरेख करेगा। यानी हमारे चुनाव होने चाहिए, इलेक्शन वो एकदम फेयर होने चाहिए, एकदम पारदर्शिता होनी चाहिए। और ये जो लास्ट के हमारे जो 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन किस चीजों के, इनका लक्ष्य क्या है इन दोनों क्वेश्चंस का, न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व। न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व यानी मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेगा, न्यायपूर्ण पद्धति अपनाई जाएगी। ठीक है, मतगणना कैसे होगी ये भी आपका बताता है कि न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व से रिलेटेड है ये सब चीजें। तो ये चीज आपने देख ली है। अब बढ़ते हैं आगे। इलेक्शन प्रोसेस क्या है भारत में। देखिए, कोई भी जब चुनाव आता है तो हर कोई चाहता है, चाहे वो किसी, अगर आप एक छोटे से लेवल पे देखें, फैमिली में भी देखें, तो फैमिली में भी आप लोकतांत्रिक तरीके से ही रहते हैं। अगर आपकी फैमिली में लोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाया जाता तो आप फैमिली के साथ नहीं रह पाते, ना ही पूरी उसको फैमिली कहा जा सकता है। जैसे कि एक फैमिली है, उसमें हर एक व्यक्ति का जब डिसीजन हर एक व्यक्ति की बात को सुना जाएगा और फिर फाइनल डिसीजन पर पूरी फैमिली पहुंचेगी, तो ये एक लोकतांत्रिक तरीका हुआ। लेकिन अगर पूरी फैमिली में से किसी की बात को ना सुन के 1 या 2 व्यक्ति ही डिसीजन ले रहे हैं तो वो एक लोकतांत्रिक फैमिली जो है नहीं कही जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव व्यवस्था को देखेंगे अब हम आगे। आप सभी को पता है भारत में पहला चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था, और दूसरा चुनाव जो है 57 में हुआ था। यहाँ पे आपको इलेक्शंस में, चुनाव में जो स्टार्टिंग के इलेक्शंस हुए थे उसमें डेटा जो है काफी इंपॉर्टेंट जो इलेक्शंस रहे, इनमें कि कौन सा चुनाव कब हुआ, कौन से चुनाव में कौन जीता, कौन सी पार्टी जीती और कितने वोट से जीती। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार स्टेटमेंट है तो पूछ ले जाते हैं। भारत में चुनाव व्यवस्था की अगर बात करें तो नियम कानून बनाए गए हैं हमारे संविधान में इस चीज को लेकर। अगर कहीं दिक्कत होती है तो उसमें संशोधन, परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो विधायिका को दिया गया है। चुनाव व्यवस्था में जो काम करेगा वो चुनाव आयोग करेगा। ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये देखता है चीजों को, सारी चीजों के लिए। तो इसी की कार्यप्रणाली, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, चुनाव की देखरेख कौन करेगा, मतगणना कैसे होगी आदि स्पष्ट रूप से लिखा गया है आपके संविधान में। तो ये चुनाव आयोग जो है इसका भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंट रोल है, आगे देखेंगे ईसीआई के बारे में अच्छे तरीके से। तो यहाँ तक सबको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। अब देखते हैं आगे। जब भी कहीं पर सरकार बनाने की बात आती है तो कुछ नियम कानूनों को साथ में रखा जाता है। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जो आगे रहेगा वही जीतेगा, ये अपनाया जाता है आपके
पीएम वाले यानी जो आपके जनरल इलेक्शंस होते हैं जो कि आपके अभी अप्रैल मई में होने वाले हैं, उनमें एफपीटीपी अपनाया जाता है। इसके अलावा स्टेट में आपके जो चीफ मिनिस्टर के जो ये होते हैं इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी एफपीटीपी ही अपनाया जाता है। तो सर्वाधिक वोट से जीत की जो प्रणाली है ये भारत में अपनाई गई है। इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। सबसे अधिक वोट जिस भी प्रत्याशी को मिलेंगे वो ही विजयी होगा, चाहे जीत का अंतर सिर्फ एक ही वोट क्यों ना हो। समझ गए इस चीज को? नहीं समझे तो भी समझेंगे हम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 1984 का इलेक्शन देखते हैं। जनरल इलेक्शन था 1984 का, और यहाँ पे बहुत सारे दल थे जिनको वोट मिले, अब उनको कुछ सीट भी मिली। जैसे कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का परसेंटेज देखिए वोट का कितना है, 48%, लेकिन उसको सीट सबसे ज्यादा मिली। इतनी सीट तो कभी भी किसी पार्टी को नहीं मिली। और उसके बाद भाजपा जो है उसको भी 7.4% जो वोट रहा उसका, लेकिन 2 सीट ही सिक्योर कर पाया। इसके अलावा जनता जो पार्टी है उसको 6.7% ही वोट मिला, लेकिन सीट उसने 10 सिक्योर कर ली। इस चीज को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर चीज थी, ठीक है। एफपीटीपी जो है इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, कैसे काम करता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में बहुत ही सिंपल से एक कॉन्सेप्ट लगता है जो कि आप सभी को पता है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो ही जीत जाएगा। अब ये लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, इसकी कुछ एक कह सकते हैं एक विधि है प्रॉपर। उस विधि को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। 543 यानी हमारे जो पूरे देश है उसको इतने निर्वाचन क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। यानी हमारा पूरा देश है, इस पूरे देश को आप कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांट देते हैं, 543। बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र हैं पूरे देश में, ठीक है। ये रहे, लो और बना देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे, कितने, 543। तो ये हमारे किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी हमारी संसद में सीट्स हैं, ठीक है। लोकसभा जो इलेक्शन है, लोकसभा में जो आपकी सीट है, अरे संसद के नाम पर भी आपको ध्यान रखना है। संसद में भी आपके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है राज्यसभा, एक होता है आपका लोकसभा। तो जो इलेक्शन है आपके इस सीट के, इसके लिए है, लोकसभा के लिए, ना कि राज्यसभा के लिए। राज्यसभा जो है ये स्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होता। इसमें हर 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर हैं वो रिटायर होते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ये भी अब हम भी देखें, राज्यसभा वाला देखेंगे। पर फिलहाल जो मैं बता रही हूँ, जो एफपीटीपी है ये लोकसभा इलेक्शन के लिए यहाँ पर अपनाया गया है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहली विधि में क्या चीज आती है, 543 क्योंकि सीट है तो उसी हिसाब से उतने ही पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। किसको, पूरे ही देश को। अब क्या होगा, दूसरी चीज क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है, समझ गए ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यानी निर्वाचन क्षेत्र में। फिर एक ये है कि प्रत्येक निर्वाचन जो क्षेत्र है उसमें से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, और वो कौन होगा, जो जीतेगा। अब जीतेगा कौन, उस पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र में से, यानी हर एक निर्वाचन क्षेत्र में से जिस भी प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही क्या घोषित किया जाएगा, वही विनर यानी वही जीता हुआ जो प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। सपोज यहाँ पर आपके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट खड़े हैं। ये सपोज ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, इस निर्वाचन क्षेत्र में काफी सारे कैंडिडेट खड़े हैं, 5 या 6। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी पसंद बता रहे हैं कि हमें तो ये वाला प्रत्याशी जो है उसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो वो आगे बढ़ जाएगा। इस वाले को भी वोट मिले होंगे, इसको भी मिले होंगे, इसको भी मिले होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इसको वोट मिले, क्योंकि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसको वोट मिले हैं, इसलिए यही विजयी घोषित किया गया। चाहे इसको सिर्फ 25% वोट ही क्यों ना मिले हों या कम से कम भी क्यों ना मिले, लेकिन इन सबसे तो ज्यादा ही मिले हैं ना। जैसे कि यहाँ पर 4 लोग हैं, 4 लोग में इसके पास 20 रुपए हैं, इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास 5, इसके पास 4, या ऐसे करके जितने भी मेंबर अब बढ़ा सकते हैं ऐसे करके। लेकिन सबसे ज्यादा किसके पास है, इस वाले के पास है ना, तो सबसे ज्यादा वाला ही विजयी घोषित हो जाएगा, यानी जीता हुआ प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी सबसे पहले जो पहुंच गया है वहां पर, जो सबसे आगे चल रहा है वो ही जीतेगा। तो इस तरीके से इसको एक चीज और कहा जाता है, इसको कहा जाता है बहुलवादी व्यवस्था। एफपीटीपी के अलावा इसको बहुलवादी व्यवस्था भी
कहा जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, बहुमतवादी व्यवस्था में क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुमत जो है उसी का ध्यान रखा जाता है, इसको ज्यादा मत मिले हैं उसका ध्यान रखा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो इसको कहा जाता है प्लूरैलिटी, प्लूरैलिटी, ठीक है, प्लूरैलिटी सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत एक सिंपल सा तरीका है। जैसे कि कांग्रेस की बात करें तो उसको जो उसको सीट मिली है, जो उसका परसेंटेज है वो अलग है, लेकिन सीट जो मिली है वो ज्यादा प्राप्त हुई है, ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर उसमें वोट तो उतने मिले हैं लेकिन उसको सबसे ज्यादा वोट मिला है, तो ज्यादा से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में उसको ज्यादा प्रत्याशी जीत हासिल करी है। इसी वजह से क्या है, उसका परसेंटेज, वोट परसेंटेज अलग है 48%, लेकिन जो सीट है वो 415 सीट उसको मिली। और इलेक्शन की बात हो रही है 1984 के इलेक्शन की, लोकसभा इलेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज और है कि क्या कोई एक बेंचमार्क है या फिर कह सकते हैं कि क्या कोई एक लिमिटेशन है कि इतनी सीट तो हासिल होनी ही चाहिए, तो ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। यहाँ सिर्फ सिस्टम सिर्फ एक है, सबसे ज्यादा वोट चाहे कितनी भी हो, ठीक है, चाहे उससे एक वोट कम वाला भी उसके नीचे हो, लेकिन जीतेगा वही जिसकी सबसे ज्यादा वोट होगी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा सीट उसको मिल जाएगी फिर, और वही फिर सरकार बना लेगी। अब बढ़ते हैं आगे और हम अगली अपनी जो पद्धति है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, PR इसको शॉर्ट में बोल लेते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। तो यहाँ इजराइल और नीदरलैंड के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, पूरे देश को ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है, यानी एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है पूरे ही देश को, ठीक है, और फिर जिसको जितनी सीट मिल जाती है जिस पार्टी को, वो अपने कैंडिडेट उतने ही वहां पर भेज देता है। सपोज यहाँ पर प्रोपोर्शन में जिसको जितनी सीट मिली, मान लिया ए पार्टी को इतनी सीट मिली है किसी पर्टिकुलर पार्टी को, तो उसी पूरे उसमें प्रोपोर्शन में उसको उतनी सीट दे दी जाएगी, जितने वोट मिलेंगे उसको उतनी ही सीट दे दी जाए, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की तरह कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो नंबर 1 पे आ गया, बाकी सबका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर ये है जिसको जितने प्रोपोर्शन में सीट मिली उतने में उसको संसद में क्या किया जाएगा, उसको सीट दे दी जाएगी, जितने वोट मिले उस अनुपात में सीट दे दी जाएगी। पूरा का पूरा उनका मैथ्स लगाना है, उनको अपना गणित लगाना है, उस हिसाब से वो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो प्रत्याशी को नहीं पार्टी को वोट देते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, प्रत्याशी को वोट दी जाती है, यहाँ पर क्या है, पार्टी को वोट दी जा रही है। दूसरी जगह पर अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना, पुर्तगाल का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पहले वाले में क्या था, इजराइल वाले में अरे हाँ, इजराइल की एक चीज और है, यहाँ पर न्यूनतम मतलब कि न्यूनतम आपको कितना वोट परसेंटेज कलेक्ट करना होगा, 3.25, ठीक है। अगर इतना नंबर इतनी परसेंट आपको वोट नहीं मिले हैं तो फिर आपको कुछ भी सीट वगैरह नहीं मिलेगी, कोई सीट पाने का चांस आपके पास नहीं है। तो आपको एटलीस्ट 3.25 आपका वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए, तभी आपको सीट भी मिल पाएगी, मिल सकते हैं। अगर हम आगे बात करें अर्जेंटीना में, तो यहाँ क्या है, बहुसदस्यीय क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है पूरे देश को, और इस हिसाब से जिसको जितनी वोट मिलती है उसके हिसाब से उसको सीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लिस्ट बनाई जाती है, लोगों की लिस्ट बनाई जाती है प्रत्याशियों की, और उसमें उतने ही नाम दिए जाते हैं जितने प्रत्याशियों का क्या होना होता है, चुनाव होना होता है, ठीक है, और पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र से। तो इस तरीके से जब वोटिंग होती है तो वो लोग क्या है, राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं, ना कि प्रत्याशियों को, ठीक है। किसको वोट देते हैं, मतलब वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस निर्वाचन क्षेत्र में इतने सदस्य होने हैं, इस निर्वाचन क्षेत्र में इतने सदस्य होने हैं, और जब वोट पड़ती है तो उस हिसाब से बाद में उनका डिस्ट्रीब्यूशन वो कर देते हैं। फिर भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की जो प्रणाली है उसको क्यों स्वीकार किया गया है, इसके पीछे का रीजन एक बार जानने की कोशिश करते हैं। भारत में जो है ये वाली प्रणाली नहीं अपनाई जाती, समानुपाती प्रातिनिधिक प्रणाली जो इजराइल और अर्जेंटीना में हमारे यहाँ पे थर्ड तरीके का एक सिस्टम है वो अप्लाई किया जाता है, और कौन कौन से उसमें अप्लाई किया जाता है इलेक्शंस में, वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अभी हमने पढ़ा है तो उसके बारे में जान लेते हैं, उसको स्वीकार क्यों किया गया, उसको करने की जरूरत क्या थी। तो पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही एक सिंपल सा प्रोसेस है, लोगों को ये पता है, वोट देना है, जिस प्रत्याशी को हमें जिताना है
बस उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलने चाहिए तो हमें उसको वोट देके आना है, दैट्स इट, इतना ही पता है, ठीक है। इसको जिताना है तो वोट देके आना है, इसके अलावा उनको कोई साइंस नहीं लगानी उसके पीछे। तो बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है, सरल सा एक तरीका है, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली जो है वो बहुत ही जटिल है। दूसरी बात ये, हमारा देश क्योंकि बहुत बड़ा है तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस ही सही से काम कर सकता है, दूसरे वाला नहीं काम कर सकता है। लोगों को जो है वो ज्यादा पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, विशेष ज्ञान नहीं है इन सब चीजों का, तो ऐसे देश के लिए भी ये सब चीजें ही सही है। बहुत ज्यादा उनको रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं है कि कैसे क्या वोटिंग सिस्टम है। और इसके अलावा स्पष्ट बहुमत की समस्या भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला जो मामला है, ये जो पद्धति बहुत ही स्पष्ट है, यहाँ पर स्पष्ट बहुमत जो है वो आराम से मिल जाता है। नहीं तो जो गठबंधन सरकार है वो देखने को मिलती है, जिसमें बाकी जो छोटी छोटी पार्टीज हैं वो भी आ जाती हैं, वो भी शामिल हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, स्थायित्व देखने को मिलता है सरकार में, यानी स्थायी सरकार देखने को मिलती है। कोई झंझट वाली बात ही नहीं है, किसको कितना प्रोपोर्शन क्या है, स्थायी सरकार देखने को मिलती है। इसके अलावा सोशल जो ग्रुप्स हैं उनको भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है, एकजुट होकर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी प्लानिंग करके जा रहे हैं कि उसके पास उस पर्टिकुलर पार्टी को देंगे वोट। यहाँ पर क्या है, सभी आपस में घुल मिल जाते हैं। सोशल ग्रुप्स जो है, कहीं ना कहीं बड़ा देश है तो सभी को फिर थोड़ा बहुत चांस वहां पर मिल जाता है। इसी की वजह से क्या है, एक चीज और देखने को मिली है, द्विदलीय जो व्यवस्था है वो देखने को मिली है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के वजह से, क्योंकि वोट जो है एक पार्टी को बहुत ज्यादा पड़ गए हैं या फिर एक पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली है, उसके बाद फिर जो दूसरी पार्टी है दूसरे नंबर पे जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, कहीं ना कहीं उसके चांसेस अगली बार आने के ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से दो पार्टी ही बन के रह जाती है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। कुछ जातिगत दल होते हैं वो थोड़ा साइड हो जाते हैं इस तरीके की पॉलिटिक्स से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब घुल मिल जाते हैं आपस में एक साथ। छोटे दल पहले क्या है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते थे, लेकिन जब से गठबंधन सरकार बनने लगी है तब से ये जो छोटे छोटे ग्रुप है इनका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है और सब इनको बड़ी बड़ी पार्टीज जो है इनको अपने साथ लाने में लगी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले एक बार डिफरेंस देख लेते हैं अपनी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, जो कि हमने अभी पढ़ी है, और सर्वाधिक वोट पाने वाले जो ये है इसमें। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और ये है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन PR। इसमें क्या होता है, पूरे देश को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र या फिर जिला कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में मान लिया जाता है और पूरा का पूरा जो देश है एक निर्वाचन क्षेत्र ही गिना जाता है। ये है, हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जबकि ये निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि भी चुने जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एरिया से लोगों को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से उनको वोट डाला है, तो वहां पर एक से ज्यादा, सपोज मेरी जो पार्टी है वहां उसको काफी ज्यादा प्रोपोर्शन में एक जगह पर वोट मिले हैं, तो मैंने अपने जितने भी एनलिस्ट किए हुए थे या फिर कह सकते हैं लिस्ट में मेंशन कर रखे थे अपने लिस्ट में प्रत्याशी, उन सभी प्रत्याशी को पहले शुरू के 10 फिर बाद के, सपोज कहीं पर मुझे शुरू के 10 सीट मिल गई है तो शुरू के 10 प्रत्याशियों को ऐसे कैसे भेज दिया जाएगा, है ना। तो वो एक उस पर्टिकुलर एरिया में निर्वाचन क्षेत्र में वो 10 चले गए हैं प्रतिनिधि, और अगर दूसरी जगह पे जाएंगे तो उसके नीचे वाले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, एक से ज्यादा प्रतिनिधि भी वहां पे हो सकते हैं एक पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र में, लेकिन हमारे यहाँ पर वो सिस्टम नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये कि एक ही जीतेगा। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, जबकि यहाँ पर मतदाता पार्टी को वोट देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें भी विधायिका में मिल सकती हैं, जैसे कि हमने बात की थी इलेक्शन की अभी, कि 48% तो वहां पर रेशो था वोट का, मतलब कि वोट परसेंटेज 48 था कांग्रेस का, लेकिन सीट 415 मिली थी, तो कम ज्यादा था ना उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में उसके प्रोपोर्शन में ही विधायिका में सीट हासिल होगी। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का जो बहुमत है वो 50% + 1 मिले, ऐसा कोई यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है FPTP में, लेकिन विजय उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल करना होता है PR वाले में, ठीक है। फिर आपको उदाहरण यूनाइटेड किंगडम और भारत, ये है इजराइल और नीदरलैंड जैसे देश PR का अच्छा एक एग्जांपल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारत की, ठीक है।
अगर हम भारत में इस प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर एक अलग ही हमने सिस्टम निकाला है वोटिंग का, और ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। फिलहाल हम राज्यसभा के बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम कि राज्यसभा में इन सब चीजों को देखा जाता है। ये जो सिस्टम है आपका, ये मोस्टली अप्लाई होता है आपका राष्ट्रपति पद के लिए, इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद के लिए, है ना। इसके अलावा आप इसको राज्यसभा के लिए देखते हो और विधान परिषद के लिए। कौन सी? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है भारत में अपनाई जाती है, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद जैसे जो पद हैं उनके लिए बेसिकली ये चीजें लाई गई हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं स्पेशली राज्यसभा के लिए। ठीक है, जो कि संसद का ऊपरी सदन है, परमानेंट सदन है, और कई बार एग्जाम पूछ लिया था क्या इसको भंग किया जा सकता है, तो इसको भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि परमानेंट है। भंग किया जा सकता है लोकसभा को, है ना। तो तीसरा रूप इसमें राज्यसभा के चुनावों में देखने को मिलता है और इस रूप को हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, क्योंकि जो है वोट जो है वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब कैसे वोट ट्रांसफर होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपको अच्छे से पता है कि जो राज्यसभा है उसमें मेंशन है आपका कि कौन से राज्य से कितनी सीट जाएंगी राज्यसभा में, मतलब हर पर्टिकुलर राज्य में से कितने जो सदस्य हैं वो राज्यसभा में भेजे जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से 11 सदस्य जाते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से 1, और बिहार से अगर हम बात करें तो ये 16, गुजरात की अगर हम बात करें तो 11, महाराष्ट्र की बात करें तो 19 यहाँ पे। अगर हम अपनी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की 3 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा में जाते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 18 और यूपी में 31। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा जो सीट हैं वो कौन से राज्य से आती हैं। ठीक है, तो ये आपका उस पर्टिकुलर राज्य की जनसंख्या के प्रोपोर्शन में इस चीज को रखा गया है। वहां की जनसंख्या को देखा जाता है उस राज्य की, और उस हिसाब से सीटों का जो वितरण है वो किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे संविधान में एक चीज मेंशन है कि आपको ऑलरेडी पता है कि पर्टिकुलर राज्य से कितने जो मेंबर हैं वो राज्यसभा में भेजे जाएंगे। तो इनको सेलेक्ट करने का जो तरीका होता है वही है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यहाँ तक क्लियर हो गया? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राज्यसभा के लिए जो सिस्टम हमने बनाया है। अब देख लेते हैं ये जो सिस्टम है ये सारा कैसे काम करता है। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि सपोज एक राज्य है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर आपको वोट का पता चलता है कि आपको कितनी वोट चाहिए अगर आपको एक मेंबर को वहां पर भेजना है। कहां पर? राज्यसभा में। तो यहां पर हम बात करते हैं राजस्थान की। सपोज राजस्थान के 200 विधायक हैं, क्योंकि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही तो वोटर्स होते हैं, यानी कि जो एमएलए होते हैं वो ही क्या होते हैं? वोटर होते हैं। अब आपको एमएलए समझाते हैं एमएलए क्या होता है और एमपीज क्या होते हैं। ठीक है, एमपीज होते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सांसद, और ये सांसद 2 तरीके से हो सकते हैं। लोकसभा में भी होते हैं, क्योंकि संसद का पार्ट है ना लोकसभा, और राज्यसभा में जो होते हैं उनको भी सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सांसद जो होते हैं वो राज्यसभा में भी होते हैं, लोकसभा में, और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राज्यसभा की। ठीक है, तो इनको ही बोला जाता है एमपीज। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक। अब समझ में आ गया होगा आपको,
विधायक, ये दो शब्द याद कर लीजिए, विधायक और सांसद। विधायक चुनेंगे सांसदों को, कहाँ के? राज्यसभा के। यानी राज्यसभा में जितने भी सदस्य जाने हैं उनका उनमें वोटर कौन होने वाले हैं? वोटर होने वाले हैं एमएलएज। जैसे कि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो एमएलए हैं, राजस्थान के जो विधायक हैं, ये वोट करेंगे किसके लिए? 4 सदस्यों के लिए। आपको अच्छे से पता है कि राज्यसभा की जो टोटल सीट्स होती हैं उनमें हर दूसरे साल, ठीक है, हर दूसरे साल क्या होता है, 1/3 जो मेंबर होते हैं वो तो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे फिर दूसरे मेंबर आते हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे जो जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था यूपी से कितनी सीट है राज्यसभा की? तो यूपी से 31 सीट्स है राज्यसभा की। तो ये 31 की 31 सीट एक ही बारे में भरी नहीं जाएगी, ठीक है, एक ही बारे में 31 मेंबर राज्यसभा में नहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतने सारे हैं तो थोड़े थोड़े जाएंगे, कभी 6 जाएंगे, कभी 4 जाएंगे, कभी 5 जाएंगे, कभी 8 जाएंगे। तो इस तरीके से हर 2 साल में क्योंकि चेंज होते रहते हैं, तो इस तरीके से ये आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में है, तो थोड़ा थोड़ा हर जगह से आ जाती है, ठीक है। तो 31 यहाँ की, जैसे सपोज यूपी के 31 मेंबर हैं, 31 जो सदस्य हैं राज्यसभा में जाने हैं, तो 31 के 31 नहीं भेजे जाएंगे तुरंत, थोड़े थोड़े वो जाते चले जाएंगे। तो आई होप आपको ये इसका बैकग्राउंड तो पता चल गया है। अब हम देख लेते हैं पूरा का पूरा ये फॉर्मूला। तो सपोज हमें इस साल कितने भेजने हैं? 4 सदस्य भेजने हैं राजस्थान से, और 200 विधायक वहां पे वोट करेंगे। तो कैसे आप देखेंगे, 200 विधायक हैं, मेंबर हैं 4, और आप +1 और +1 का ये आपका पूरा फॉर्मूला लगेगा, और फाइनली जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 41 वोट्स। यानी कि एक को पहुंचने के लिए वहां पर 41 वोट तो होनी ही होनी चाहिए। हर एक मेंबर के पास कितनी? 41 वोट्स होनी चाहिए, अगर उनको राज्यसभा की सीट चाहिए तो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आ गया होगा आपको समझ में। ऐसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें बिहार की, सपोज बिहार में आपके 16 मेंबर्स हैं टोटल ही, जिनमें से इस बार कितने जाने हैं? 4 जाने हैं। तो आप बिहार के जितने टोटल क्या है मतदाता, यानी टोटल जो वहां के एमएलए हैं वो जाएंगे। इसके अलावा कितने जाने हैं? 4। तो 4 + 1 करके और ये +1 करके आपका एक पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आप जब आप कट करेंगे और पूरा बनाएंगे फॉर्मूला, तो आपकी वोट निकल आएंगी कि उस पर्टिकुलर वोट, एक व्यक्ति को इतनी वोट चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट जो है वो कौन से स्टेट से आती हैं, सबसे कम सीट जो है वो कौन से स्टेट से आती है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आजकल ऐसे ही बन जाता है ना, कि ये बताइए कि दिल्ली से कितने राज्यसभा की सीट हैं? तो ये 3 रहेंगी, या तमिलनाडु से 18 रहेंगी, यूपी से 31, तो बिहार से 16 और महाराष्ट्र से 19। तो इस तरीके से आपको राज्य के मतलब स्टेट वाइज भी कुछ एक को आप थोड़ा थोड़ा दिन में पढ़ ले तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब यहाँ पर आती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट है, ये क्या सिस्टम है भाई, इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए इसको। इसमें क्या होता है, हर एक पार्टी जो है वो क्या करेगी, अपने कुछ कैंडिडेट्स खड़े करेगी, ठीक है। सपोज हमारे पास A, B, C, D और E कैंडिडेट हैं, A, B, C, D और E कैंडिडेट हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें मतलब जितने भी विधायक होंगे, MLAs होंगे, उन सबको एक बैलेट दिया जाएगा, यानी एक वरीयता क्रम डिसाइड करने वाला एक वो दिया जाएगा, और उसमें वो फिल करेंगे कि उनकी प्रथम वरीयता कौन है, प्रथम वरीयता कौन है, यानी उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। फिर बताया जाएगा उनकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड प्रेफरेंस क्या है। मतलब कि जितने उनको अपने मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं ना टोटल उस साल, उतने आपको वो डिसाइड करने पड़ेंगे क्रम। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको देना चाहेंगे, यानी आपकी तरफ से कौन एक मेंबर राज्यसभा में जाना चाहिए। सेकंड प्रेफरेंस आप किसको देना चाहेंगे, थर्ड प्रेफरेंस और फोर्थ प्रेफरेंस किसको देना चाहेंगे। सपोज 4 मेंबर जाने हैं, तो 4 मेंबर से आप किसको कौन से नंबर पे रखना चाहेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मान लिया वोट A को पड़ती है,
बी को, सी और डी ई को। तो मान लिया कि जो बी वाला ए वाला है, मान लिया ए वाले को, मान लिया ए वाला जो है उसको, जैसे हमने पूरा फॉर्मूला लगाया था ना और वहां पर टोटल 41 वोट निकली थी, तो इस ए को सबने मिला के 41 वोट दे दी और ये बिना किसी प्रॉब्लम के ये तो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो पहला सिलेक्शन, पहला जो मेंबर है हमें मिल गया है भेजने के लिए, क्योंकि उसने जो गिवन वो था क्या कह सकते हैं, जो वोट मिनिमम जो वोट होते हैं या फिर आपकी प्रॉपर जो वोट है जो एक व्यक्ति को पढ़नी ही होती है अगर उसको आगे जाना है तो उतनी वोट उसने क्लियर कर ली है, तो वो तो जीत गया है। फिर हम बात करेंगे कि कोई एक बंदा है, यानी ये डी आई वाला मान लो, इसको हमने वोट दी, सपोज इसको 10 वोट मिली, तो 10 वोट पहली प्रेफरेंस में 10 लोगों ने ई को पहली प्रेफरेंस बताया। सपोज 10 लोगों ने ई को फर्स्ट प्रेफरेंस बताया, लेकिन ई जो था वो सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो उसकी वोट खराब चली जाएंगी और ये जो 10 वोट हैं इन लोगों को देखा जाएगा कि इन्होंने अपनी सेकंड प्रेफरेंस किसको बोला है। भाई वो तो आगे जा नहीं सकता, तो क्या करेंगे, इन्हीं जो वोट्स की इन्हीं लोगों को देखा जाएगा कि ये जो लोग हैं इन लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस किसको बोला है, तो वोट जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी आगे उसी व्यक्ति को। तो ऐसे करते करते पूरा प्रोसेस चलता चला जाएगा, जो निकलता चला जाएगा उसकी वोट आगे ट्रांसफर करती चली जाएगी और आपके जितने आपको मेंबर चाहिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर हम बात करेंगे कि लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में तय की गई कुछ योग्यताएं हैं, जैसे कि वो पागल या दिवालिया न हो, आपराधिक प्रवृत्ति या फिर सजा वगैरह, उसके सजा वगैरह में शामिल ना हो, भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष जो है उसकी उम्र हो, लाभ के पद पर किसी ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकसभा में चुनावों का क्या महत्व होता है, क्यों जरूरी है चुनाव। तो चुनाव व लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये तुमने पहले डिस्कस कर लिया है। चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, सभी को पता ही है। अब हम बात करेंगे बेसिकली आरक्षण के बारे में। निर्वाचन क्षेत्रों का जो आरक्षण है वो कैसे काम करता है। तो भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों के लिए संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की जो व्यवस्था है उसको अपनाया गया है। इस व्यवस्था में क्या किया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यानी निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का ही होगा जिसके लिए जो है सीट जो है आरक्षित है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा, नहीं हुई तो दोबारा से मैं समझाती हूँ आपको। ये बात करते हैं हम 1947 से पहले। ठीक है, आजादी से काफी टाइम पहले की बात है। आरक्षण की अगर बात की जाए तो सामाजिक, आपको पता ही है सामाजिक हमारे समाज में कितना ज्यादा भेदभाव है कास्ट को लेकर। क्लास तो अलग चीज हो जाती है, मेनली जो क्लास तो चेंज हो सकती है लेकिन कास्ट तो चेंज नहीं हो सकती ना। तो कास्टिज्म जो है वो बहुत ही बड़ा एक जहर की तरह हमारे देश में ऐसा फैला हुआ है, हर कोई बस इसी बारे में ही चर्चा करना चाहता है। तो भेदभाव जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और अगर ये चीज नहीं हो, मतलब अगर आरक्षण नहीं हो, तो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है या हो सकता है वो क्या करेगा, वो अपनी मनमानी चलाएगा और बाकी सबको पीछे धकेलता चला जाएगा। इसलिए आरक्षण जो है जॉब्स वगैरह में भी चलाया है कि अगर आरक्षण नहीं होगा और सभी को इक्वल कर दिया जाएगा तो क्या होगा, इंटरव्यूज वगैरह रखे जाएंगे और उसमें आप जैसे ही किसी व्यक्ति की कास्ट के बारे में आपको पता चलेगा तो आप किस न किसी तरीके से अभी एक पूरा डेटा जो है वो निकल कर आया था इस चीज को लेकर। तो क्या वो क्या अलग चीज है। हम यहाँ पर बात करें 1947 में से पहले की बात है, अंग्रेजों की बात यहाँ पर हो रही है। ब्रिटिश जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से आरक्षण की चीज की थी, तो उन्होंने बनाया था पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है, उन्होंने इसकी व्यवस्था की थी, जिसमें कि उन्होंने क्या व्यवस्था की थी कि कोई जो समुदाय है उसका प्रतिनिधि के चुनाव में उसी समुदाय के लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, यानी जिस समुदाय का प्रतिनिधि होगा उस समुदाय के लोग ही वोट करेंगे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, अब ये थी ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व होने में नहीं आ रही थी इस चीज की वजह से भी कि भाई आरक्षण तो मिला है लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड उसमें मिला है और ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसलिए हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, हर किसी को लाने के लिए ही, ऐसी इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, सभी लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए हमने बनाया आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की। ठीक है, अब इस व्यवस्था के अंतर्गत आप क्या देखेंगे
कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे। एक निर्वाचन क्षेत्र है, सपोज ये, यहाँ पे जो वोटर होंगे वो सभी होंगे, चाहे वो कोई सी भी कास्ट से हैं, कोई भी जाति से हैं, सभी वहाँ के वोटर होंगे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से यानी निर्वाचन क्षेत्र से। लेकिन वहाँ का जो उम्मीदवार होगा यानी जो जिसको वोट देनी है वो उम्मीदवार जो होगा वो आरक्षण मतलब आरक्षित कैटेगरी से होगा, रिजर्व कैटेगरी से वो होगा। ठीक है, ये चीज है, क्योंकि वो ये सब परिसीमन जो आयोग है वो देखता है कि कहाँ पर किसको किस तरीके से क्या करना है। तो इसी वजह से लोकसभा में भी जो लोकसभा राज्यसभा में भी जी स्टार्ट की गई स्टार्टिंग के 10 साल के लिए, लेकिन क्योंकि फिर भी कंडीशन हाथ में नहीं आ पा रही थी इसलिए इसको आगे के टाइम के लिए रिजर्वेशन को और बढ़ा दिया गया। तो लोकसभा में भी अगर हम सीट्स की बात करें तो 543 में से यहाँ पर 79 जो सीट्स है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और अगर हम एसटी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 41 जो सीट्स हैं वो एसटी कास्ट के लिए रिजर्व है। आगे चलते हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन हो गया है, काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा है रिजर्वेशन का। अब बात आती है यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो क्यों लाया गया, क्योंकि जो डिस्पैरिटी है, एक तो डाइवर्सिटी अलग चीज होती है कि डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन, कास्ट, क्लास और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक धर्म के अंदर भी जब सब कैटेगरीज आ जाती है तो वहां पे और ज्यादा डिवीजन देखने को मिलता है। तो ये सब हो गया। अब हम आगे चलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण जगह जैसे जो चीजें हैं इनको कौन देखेगा। अब आरक्षण वर्ड तो हम ले आए, लेकिन आरक्षित क्षेत्र क्या होंगे, कौन से निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करना है, क्या करना है, इन सभी को देखने का काम कौन करेगा? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन, SSION कमीशन। इंग्लिश भी आप पढ़ रहे हैं ना अच्छे तरीके से, आपको स्पेलिंग्स वगैरह पे ग्रिफ्ट करनी है बहुत बढ़िया तरीके से। तो परिसीमन जो आयोग है वो इस काम को देखता है। अभी देख लेते हैं कि मोटा मोटा देख लेते हैं कि परिसीमन जो आयोग है उसका क्या काम होता है। तो निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण कैसे करना है ये सब देखेगा परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग और इसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये मिलकर सारी सिचुएशन को चुनाव से रिलेटेड देखते हैं। परिसीमन आयोग जो है इसका गठन की अगर हम बात करें किसके द्वारा किया जाता है, इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद इसके जो कार्य हैं उनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसके कार्यों में पहले नंबर पर हम देखते हैं पूरे देश में जो निर्वाचन क्षेत्र है यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी सीमा को खींचना, यानी उनको बताना कि कौन सा कहां तक है। ठीक है, और अगर एक सेंटेंस में बोलूं तो पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से ही परिसीमन आयोग को बनाया गया। इसके अलावा कोटा से रिलेटेड कौन से राज्य में कौन सी कैटेगरी को कितना कोटा देना है, ये सब सिचुएशन यही देखता है। और ये जो कोटा सिस्टम है ये वहां पे उस कैटेगरी की जनसंख्या के अनुपात में ही लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें महिलाओं के आरक्षण की, तो संसद में महिलाओं के आरक्षण की जो बात है वो तो काफी टाइम से उठ ही रही है, लेकिन वहां पर इनका कोई आरक्षण देखने को नहीं मिला है। लेकिन आरक्षण कहाँ देखने को मिला है आपका? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 1/3 जो मेंबर हैं 1/3 जो सीट्स हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 1/3 जो सीट है वो कौन से उसमें है, संसद में है, फिर कहाँ है? तो आपको बताना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन में। तो ये चीज है, यहाँ तक कि ओबीसी इसके बारे में भी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वो हमारा राइट, वो हमारा पॉलिटिकल राइट जो हमें एक सिटीजन होने के नाते मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम इस देश में रह रहे हैं तो हमारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें राइट्स देने जरूरी हैं। इससे रिलेटेड हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे अपने कुछ अमेंडमेंट्स पर। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है राइट टू वोट फॉर ऑल। राइट टू वोट फॉर ऑल, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कौन क्या है क्या नहीं है, कोई भी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र भेदभाव इनके साथ नहीं किया जाएगा, और बिना किसी भेदभाव के 18 साल से ऊपर के जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उन सबको मत देने का अधिकार यानी अपने वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। अच्छा, 1989 में जो इसकी एज है इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल।
ठीक है। और 1989 से पहले जो एज थी वो 21 साल थी, यानी इससे 1989 से पहले अगर हम बात करें तो 21 ईयर्स थी, यानी 21 ईयर का जो व्यक्ति है उसको अडल्ट समझा जाता था। लेकिन 1989 के बाद, अमेंडमेंट के बाद 18 ईयर्स को अब अडल्ट माना जाता है, यानी अब उनके पास राइट टू वोट उनको दे दिया गया है। ठीक है। और ये चीज किस लिए की गई, ताकि उनको समानता और जो भेदभाव वाली सिचुएशन है उससे, उसके सिद्धांत से हटा दिया जाए। ठीक है। तो मिनिमम एज ये रख दी गई है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं एक बार चुनाव आयोग, यानी आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है उसको कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और देश के प्रमुख चुनाव आयुक्त की श्री सुकुमार सेन थे पहले। अगर आपसे प्रथम पूछ ले जाए तो ये सुकुमार सेन थे। अब जो राष्ट्रपति जो है वो अकेले नहीं, मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, यानी अकेले डिसीजन नहीं लेता राष्ट्रपति, उसको मंत्री परिषद जो है उसकी भी मतलब उसको साथ में ले रखना पड़ता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें पीएम और पीएम से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, जितने भी मंत्री हैं, उन सभी की सलाह के साथ वो काम करता है। अकेले वो इस चीज के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये जो टॉपिक है खत्म होने ही वाला है ना। चलिए, तो यहाँ पर कुछ एक अमेंडमेंट वगैरह है वो हम देख लेते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त है वैसे ही था, तो इलेक्शन कमीशन जो है उसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये था 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन जो है उसको लाया गया। इसीलिए जो है 25 जनवरी आपसे अगर वोटर्स डे पूछ ले तो इंटरनेशनल वोटर्स जो डे है वो मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। और ये शुरुआत इसकी कब से हुई वोटर्स डे की, 2011 से इसकी इंटरनेशनल वोटर्स डे की शुरुआत की गई। और इसके पीछे पर्पज यही था कि लोगों को अवेयर करना, अपने राइट टू वोट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। आपको बोला जाता है ना, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वोट देने जाइए, इसलिए आपको 25 जनवरी जो है वो नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कब से, 2011 से। आर्टिकल 324 ये हम नेक्स्ट अब यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ एक चीजें यहाँ पर चेंज हुई थी। 1989 की अगर बात करें तो 1989 तक ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इसमें सिर्फ एक ही मेंबर था। ठीक है, सिर्फ एक सदस्य ये था। लेकिन 1989 के जनरल इलेक्शन होने थे तो उससे कुछ टाइम पहले ही 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी यहाँ पर ले आया गया। तो अब ये कैसा बन गया था, मल्टी मेंबर बन गया था। यानी अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 मेंबर हो गए थे। एक तो पहले से ही था और 2 अन्य नियुक्त कर दिए गए। और जैसे ही चुनाव हुए 1989 के चुनाव के बाद इसको वापस से क्या बना दिया गया, वापस से 1 मेंबर वाला यानी एक सदस्य ही बना दिया गया। उसके बाद फिर तब से ये ऐसे चलता रहा। और उसके बाद 1993 में फिर से चेंजेस आए और यहाँ पे फिर से 2 निर्वाचन आयुक्तों को ला दिया गया। ठीक है, 2 और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको ले आया गया और ये फिर से एक बहुसदस्यीय आयोग बन गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कब ये एक सदस्य था और कब ये बहुसदस्यीय था। तो 1989 तक ये एक सदस्य था। इलेक्शन से कुछ टाइम पहले 2 सदस्य किया, मतलब बहुसदस्यीय किया गया और फिर चुनाव के बाद फिर से एक मेंबर वाला बना दिया गया। और 1993 में फिर से 2 को इन्वॉल्व किया गया और 1993 से लेके आज तक जो है ये बहुसदस्यीय आयोग ही है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको हटाया जा सकता है। जी बिल्कुल हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन पार्लियामेंट में उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत की जो प्रक्रिया है उसके थ्रू ही ये काम कर पाएगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो विशेष बहुमत वाली जो बात है उसमें काफी एक बड़ा प्रोसेस आता है। ठीक है, तो चलिए चुनाव प्रक्रिया देख लेते हैं एक बार। फिर आर्टिकल 324 इसमें क्या है,
संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। चुनाव प्रक्रिया, इसमें क्या है, चुनाव आयोग जो है वो अधिसूचना जारी करता है। इसके अलावा चुनावों की तिथि बताना, आवेदन करने, नाम वापस लेने की तिथि, चुनाव प्रचार की, चुनाव की निगरानी करना, इसके अलावा तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराना, मतगणना यानी वोट की जो काउंटिंग है वो करवाना, चुनाव परिणाम घोषित करना, इसके अलावा चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति और मतदान केंद्रों की स्थापना, ये सब भी इसमें शामिल है। एक चीज और मेंशन करेंगे हम यहाँ पर, ये स्थगित भी कर सकता है, पोस्टपोन भी कर सकता है, इसके अलावा चुनावों को रद्द भी कर सकता है और दोबारा भी करा सकता है। अगर ये किसी निर्वाचन क्षेत्र में इसको लगता है कि कोई गड़बड़ी हुई है तो वहां पर्टिकुलर एरिया में दोबारा से चुनाव भी करवा सकता है। इसके अलावा ये पार्टीज को मान्यता प्रदान करता है, चुनाव चिन्ह भी देता है और मतलब आवंटित भी करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चुनाव सुधार के बारे में अगर हम आगे देखेंगे तो चुनाव सुधार में देखिए कोई प्रणाली जो है, कोई भी सिस्टम जो है वो आदर्श तो होता ही नहीं है, उसमें कमियां भी होती हैं और उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। अब लोकतांत्रिक समाज में हम बात करें तो अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ेगा, जिसे चुनाव सुधार हम कह सकते हैं। जैसे भारत में आपराधिक प्रवृत्ति जो है, ऐसे लोगों को दूर रखा जाए चुनावों से, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्यता उनको जरूर, जैसे कि ये तो लगातार डिमांड हम लोगों की तरफ से बन रही है कि जब जॉब्स के लिए और हर एक चीज, हर एक सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर जगह पर अपनी योग्यता लगाई हुई है, तो क्यों नहीं इन जो चुनाव लड़ने के लिए जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनके ऊपर हम लोग एक अनिवार्य शिक्षा योग्यता लगा दें कि हाँ भाई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ये चीज इसलिए हटाई गई थी क्योंकि स्टार्टिंग से जो कुछ लोग हैं वो जरूरी नहीं है कि पढ़ाई ही सिर्फ एक पैमाना हो कि आप एक अच्छे इंसान हैं या आप कुछ काम कर सकते हैं, तो इस चीज को लेकर ही ये जो चीजें हटाई गई थी। तो खैर ये अलग बात हुई। लोगों को चुनाव लड़ने और जो पैसे की जो घालमेल है उस चीज को भी हटाने की जरूरत है। बहुत से लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को जबरदस्ती, और क्या कह सकते हैं कि जबरदस्ती वोट दिलवाना या फिर तोड़फोड़ मचाना मतदान केंद्रों पर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो सब चुनाव सुधार के अंतर्गत आती है। विशेष बहुमत की अगर बात की जाए, जो मैंने आपसे बोला था, तो विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, जो उपस्थित और मतदान करने वाले जो टोटल मेंबर हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए और सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत भी प्राप्त होना चाहिए। ये हो गया आपका विशेष बहुमत। तो चुनाव प्रणाली की विशेषताओं की अगर हम बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक मत से जीत की जो प्रणाली है उसको हमने अपना रखा है। इसकी विशेषता है झूठा प्रचार, सांप्रदायिक हिंसा, जाति धर्म के नाम पर वोट, ये सब कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए और इनसे दूर रखा जाता है। अपराधियों का प्रवेश जो है वो हटा देना चाहिए। ये एक बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है, इसको सरल ही बने रहने देना चाहिए, जटिल ये बिल्कुल भी नहीं है हमारी। स्पेशली हम बात कर रहे हैं जो हमारी जो सीएम और पीएम के जो हमारे वोट होते हैं, तो झूठे प्रचार ये हमारे पास नहीं होने चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा इन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। जनता के प्रति, क्योंकि हम जिन लोगों को सेलेक्ट करते हैं वो हमारे प्रति जवाबदेह होते हैं, अगर कुछ नहीं करते तो हमें पूरा हक है पूछने का कि क्यों नहीं कर रहे हो। तो मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धांत पर आधारित है। इसमें खर्च कम आता है और इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। दोष की अगर बात करें तो पहले ही हमने इसके बारे में बात कर ली है। झूठा प्रचार विचार ये सभी इसके दोष हैं। वोटों को खरीदा नहीं जाना चाहिए, धन जो है वो लिमिटेड लगना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति जो है वो थोड़ी दूर रहनी चाहिए चुनावों से। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और एमसीक्यूज के लिए तैयार रहिए बिल्कुल अच्छे से। लाइव क्लासेस जब आप चाहेंगे तब से लाइव क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।